हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एक नया टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि इसमें हम भारत में यूरोपियों का आगमन को देखेंगे। इसको हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं और यह आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मध्यकाल में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। इसमें पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिससे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि दो कारणों से लाल सागर का मार्ग बहुत ही दुष्कर था। पहला था कि मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था और दूसरा था कि मार्ग में चट्टानें भी ज़्यादा पड़ती थी। एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर भी देने पड़ते थे। इन्हीं करों की वजह से एशिया में यूरोप को जो भी वस्तुएं जाने वाली थी अनेक राज्यों से होकर जाती थी और सभी राज्यों को कर देना पड़ता था, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती थी। इन सब कारणों से ज़्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। देखा जाए तो यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, यानी कि पूरे यूरोप में ज़्यादातर इटली के व्यापारी ही व्यापार करते थे। वैसे देखा जाए तो जो अरब के व्यापारी थे वह भारत से वस्तुएं किनकर यूरोप में ले जाकर बेचते थे। तो 1453 ईस्वी में क्या होता है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र में से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। अब क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना से फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर नियंत्रण स्थापित हो गया, जिससे कि भारत से व्यापार करना यूरोपियों को दिक्कतें पैदा होने लगी, क्योंकि अरब देश के लोग भारत से सामान किनकर यूरोप में व्यापार करते थे, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की वजह से इनको व्यापार करना मुश्किल हो गया। तब ये भारत की खोज के लिए निकल पड़े। इसी क्रम में आप देखेंगे कि अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डेज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज में निकला। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में कौन सा देश है? तो वह है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो केप ऑफ गुड होप है। तो अब क्या होता है कि 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए निकल पड़ता है और ये महाशय कहते हैं कि भारत पूर्व में नहीं पश्चिम दिशा में है और ये पश्चिम में निकल पड़ते हैं और अटलांटिक महासागर से होते हुए ये अमेरिका पहुंच जाते हैं और पहुंचकर महाशय कहते हैं कि हमने भारत की खोज कर ली। आखिरकार 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। तो आपसे पूछा जाता है कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज कौन की थी? तो वास्को डी गामा की थी। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष और यूरोपियों के भारत में आगमन का क्रम देखेंगे। सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष देख लेते हैं, यानी कि भारत में आने से पहले ही इन कंपनियों का स्थापना उन्हीं देशों में हो चुका था। सबसे पहले
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 हुआ था। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद आपका लास्ट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और इन कंपनियों का हम भारत में आगमन का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले भारत आने वाली कंपनी पुर्तगाली थी। यह 1498 ईस्वी में भारत आई थी। उसके बाद डच 1605 ईस्वी में आई थी। इससे पहले स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन भारत आने वाली कंपनी सबसे पहले डच थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच आई थी, जो कि 1605 ईस्वी में आई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आई थी। उसके बाद डेनिश आई थी 1616 ईस्वी में और लास्ट में फ्रांसीसी आई थी 1667 ईस्वी में। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। लेकिन भारत में आने का क्रम जो है वह सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आई थी। 1498 ईस्वी में स्थापना भी हुआ था और 1496 ईस्वी में भारत आई भी थी। लेकिन दूसरे नंबर पर आने वाली कंपनी वह कौन ही डच है, जो कि 1605 ईस्वी में आई थी। लेकिन दूसरे नंबर पर स्थापना कंपनी का हुआ था वह था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का स्थापना दूसरे नंबर पर हुआ था, लेकिन भारत वह तीसरे नंबर पर आई थी 1608 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, पुर्तगालियों का आगमन को देखते हैं। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। यानी कि पुर्तगाल और यूरोप के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने के दो कारण थे। पहला आपका आर्थिक कारण था, दूसरा धार्मिक कारण था। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में एशियाई धर्म का प्रचार करना शामिल था। तो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जो कि केरल के मालाबार तट पर पड़ता है। तो सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में भारत वास्को डी गामा पहुंचा था। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया। तो यहाँ पहले से अरबी व्यापारी थे, उन्होंने देखा कि कोई यूरोपीय व्यापारी भारत आया है, तो जाहिर सी बात है कि वह उनका रवैया ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अरबी वहाँ पहले से ही व्यापार करते थे और दूसरा कोई यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा भारत आया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। इसी वजह से अरबियों का वास्को डी गामा के साथ व्यवहार सही नहीं था। लेकिन कालीकट के राजा जमुरियन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की। तो वास्को डी गामा भारत से मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाकर यूरोप में बेचता था और उनसे मुनाफा कमाता था। तो आप जानते हैं कि वह कितना मुनाफा कमाता था। जब वास्को डी गामा भारत से मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाकर यूरोप में बेचता था, तो उनसे 60 गुना मुनाफा कमाया था। 1498 ईस्वी के बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1500 के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोच्चिन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कोच्चिन में स्थापित की। और पुर्तगालियों ने यहीं पर भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती भी बसाई थी। तो 1505 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। तो भारत में
कई पुर्तगाली कंपनियां बन गई थी, जिसके नियंत्रण के लिए पुर्तगाली सरकार ने भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की, जिसका नाम अल्मीडा था। अब हम अल्मीडा को देखते हैं। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इन्होंने गवर्नर रहा। अल्मीडा ने कोच्चिन का दुर्गीकरण कराया, यानी कि किलेबंदी कराई। जो फैक्ट्री बनी थी उसकी क्या की, इन्होंने किलेबंदी कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। तो अल्मीडा ने उस फैक्ट्री की, उस कंपनी की किलेबंदी कराकर उसे अपना मुख्यालय बनाया। तो वास्को डी गामा ने क्या किया था, कोच्चिन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली थी। तो अल्मीडा ने क्या किया, उस कोच्चिन का दूरीकरण कराया तथा उसे अपना मुख्यालय बनाया। चारों तरफ से उसको घेर कर उसको मुख्यालय बनाया। तथा इन्होंने 1508 और 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो अल्मीडा ने क्या किया, जो दूसरे व्यापारी थे गुजरात के, मिस्र के और तुर्की के, जो भारत में व्यापार कर रहे थे, मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो भारत का पूर्वी तट था ना, वहाँ पर बहुत सारी पुर्तगाली कंपनियों का स्थापना हुआ और जो भारत का पूर्वी तट है वह पूरी तरह से पुर्तगालियों के अधीन हो गया। उसके बाद अगला गवर्नर बनता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक गवर्नर रहा। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और उसकी किलेबंदी कराई थी। उसके बाद अगला गवर्नर बना वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1524 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक गवर्नर रहा। वास्को डी गामा 1529 ईस्वी में इसकी गोवा में मृत्यु हो गई और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई और सेंट जेवियर ईसाई संत जो थे उनकी भी कब्र गोवा में बनाई गई। उसके बाद अगला गवर्नर बना नुनो द कुन्ना। वह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा और यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि इन्होंने 1530 ईस्वी में कोच्चिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। तो गोवा को किसने जीता था, तो गोवा को अल्बुकर्क ने जीता था और नुनो द कुन्ना ने उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन माना जाता है, तो नुनो द कुन्हा, क्योंकि इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। तो आगे हम भारत को पुर्तगालियों की क्या देन है उसे हम देख लेते हैं। भारत में प्रेस यानी कि छाप खाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहाँ काल के समय आई थी। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन थी। तो हमने देखा कि कई ऐसे फल और सब्जियां हैं जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं, जैसे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम, ये सब पुर्तगालियों के ही देन हैं। अब हम पुर्तगाली गवर्नर का रिवीजन कर लेते हैं जो भारत में आए थे। पहला है अल्मीडा। इन्होंने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहे। इन्होंने मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़ों को पराजित किया और कोच्चिन का दूरीकरण किया, यानी कि कोच्चिन की किलेबंदी कराई। उसके बाद केंडानोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कराई। उसके बाद अगला गवर्नर अल्बुकर्क बना। वह 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक गवर्नर रहा। 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। उसके बाद अगला गवर्नर नुनो द कुन्हा बना। वह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। इन्होंने कोच्चिन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया।
पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। इन्होंने हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अब हम डचों को देख लेते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए थे। डच को अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1995 में कार्लेनियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था, जो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। तो सबसे पहले डच एशिया में कहाँ पर आए थे? तो ये इंडोनेशिया में आए थे। इसके बाद 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हालैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। तो डच की सरकार ने क्या किया? डच की सरकार ने 1602 ईस्वी में जितनी भी कंपनियां थी डच की, उन सभी को मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से रखा। इसके बाद सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वा देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा गया और यह पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डच सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। जैसा कि हमने पढ़ा कि पुर्तगाली सबसे पहले कंपनी कोच्चि में स्थापित किए थे, उसी प्रकार डच सबसे पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। उसके बाद 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और उसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा यानी कि सोने की मुद्रा ढालते थे। इसके बाद देख लेते हैं 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। तो हमने देखा कि पुर्तगाली जो थे वह भारत से मसाला का निर्यात करते थे, लेकिन डच लोग मसाला का निर्यात नहीं करते थे। तो ये क्या करते थे? ये सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी का आगमन देख लेते हैं। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। यह एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि भारत में व्यापार करने आई थी और भारत पर अधिकार कर लिया। सोचिए, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी और भारत व्यापार करने आई थी, लेकिन यह भारत पर अधिकार कर लिया। बाद में यह भले ही महारानी के कंट्रोल में आई, लेकिन पहले इसने भारत को अधिकार में ले लिया था। अब हम आगे देख लेते हैं। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई थी, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए थे। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। तो देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में लगाई थी तथा डचों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। इसके बाद क्या होता है कि कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी।
अब इसके बाद देख लेते हैं 1611 ईस्वी में अंग्रेज ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी और पहली अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को भी स्थापित प्राप्त हुआ। यह पहले अस्थायी थी, लेकिन अब 1613 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री बन गई। अब 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। तो इसने क्या किया? इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए। तो हमने देखा कि कैसे कंपनी ने भारत में अपने कदमों को मजबूत किया। तो हमने यह जाना कि टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार संबंधित तथा करों से छूट संबंधित 2 लाइसेंस प्राप्त किए। इसके बाद 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। क्योंकि अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए बंदरगाह जरूरी था, इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देकर गोलकुंडा की सभी बंदरगाहों को अपने अधिकार में कर लिया। यह लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज़ों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। तो हम एक एक करके देख रहे हैं ना, कैसे कंपनी का धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ा रही है। पहले आई, उसके बाद धीरे धीरे 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज़ों ने मद्रास को भी पट्टे पर प्राप्त किया तथा सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। इसके बाद 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। यानी कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? दहेज के रूप में बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दान दे दिया। इसके बाद 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने अंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। इसके बाद 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जाब चारनाग को जाता है। इसके बाद 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यहीं पूरी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। तो कंपनी ने क्या किया? 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया और यहीं पे जो अंग्रेजी बस्तियाँ थी सब का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। तो हैमिल्टन ने क्या किया? फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। यानी कि 1715 ईस्वी में जब कंपनी का प्रतिनिधि फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा तो उस समय फर्रुखसियर को एक बीमारी थी। तब उस समय हैमिल्टन ने उसको मुक्ति दिलाई, जिससे फर्रुखसियर खुश होकर 1717 ईस्वी में कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। अब हम अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियों को देख लेते हैं कि कौन कौन से सन में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी। 1608 ईस्वी में सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी और बाद में जाकर
1613 ईस्वी में अस्थायी बनी। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री जो थी वह 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनी थी। उसके बाद तीसरी 1616 ईस्वी में अहमदाबाद में, बुरहानपुर आगरा में स्थित थी। उसके बाद चौथी जो थी वह 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में स्थापित हुई। उसके बाद आपका पाँचवां 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में स्थापित हुई। इसके बाद 1639 ईस्वी में मद्रास में, 1651 ईस्वी में हुबली में, 1669 ईस्वी में बम्बई में और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा भारत में ये सब कंपनियां स्थापित की गई थी। इसके बाद डेनिश कंपनी का भारत में आगमन हुआ। डेनिश यानी कि डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। यानी कि जो डेनिश आए थे ना, वह सबसे पहले बंगाल में आए थे और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए बस आपको इतना ही याद रखना है कि डेनिश कंपनी कब आई थी, 1616 ईस्वी में आई थी। कहाँ पे आई थी? बंगाल में आई थी। तो बस यहीं आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक ज़मीन प्राप्त की। इसी ज़मीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। आप फिगर में चंद्रनगर देख रहे होंगे। यानी कि 1673 ईस्वी में शाइस्ता खां से एक ज़मीन प्राप्त की और वहाँ पे चंद्रनगर नामक एक फ्रांसीसी बस्ती का विकास किया। उसके बाद 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ पर पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। उसके बाद 1735 ईस्वी में डीमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ था। आगे चलकर अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच में कई युद्ध देखने को मिलते हैं, उसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।